RGS। सो आज हम अपने इस लेक्चर में फोकस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर का एक इंतहाई अहम टॉपिक, डेरिवेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। आपको पता है हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ी और बोहर्स थ्योरी पढ़ने के बाद हमें पता चला जी बोहर्स ने जो बेसिकली हमारे पास डेरिवेशन और कैलकुलेशन का जो बेसिकली जो इक्वेशन है वो ड्राइव जो की है वो बेसिकली उन एलिमेंट्स के लिए की है जो एलिमेंट जो है वो अपने ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन जिसमें आता है, या हमारे पास लिथियम हो गया जो अपने जो है वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और सिर्फ उसके पास जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में। इसके अलावा हमारे पास हीलियम आता है, हीलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सिर्फ अपने ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यानी कि उन तमाम एलिमेंट He पॉजिटिव कह लें आप, या हमारे पास जो है वो हम वो एलिमेंट्स कह लें कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट हो और उस ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। चले हम अपनी जो है वो डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट के तौर पे हमारे पास जो है वो अगर हम इसको कहें कि ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, ठीक है। और ऑर्बिट आने के बाद ये अगर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास क्या चीज होगी, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है E के। इसके अलावा चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास बराबर होता है किस चीज के, Ze के। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बराबर है m के, और इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, v के। और रह गया हमारे पास r, तो न्यूक्लियस से इसके दरमियान का जो फासला होता है ऑर्बिट के दरमियान तक का वो हमारे पास कहलाता है रेडियस। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास जो है वो मेन वो चीजें हो गई, वो सिंबल्स हो गए जो कि इस डेरिवेशन में यूज हो रहे होंगे। अब हम मेन अपनी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है एक नॉर्मली कंडीशन में जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है और एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो कि किसी भी उस सब्सटेंस को जो बेसिकली रिवॉल्व हो रहा है उसको सेंटर की तरफ खींच रही होती है, ठीक है, सेंटर की तरफ फोर्स कर रही होती है, वो सेंट्रीपिटल कहलाती है। इसी तरह हमारे पास एक फोर्स बाहर की तरफ से यानी कि बाहर खींच रही होती है उस रिवॉल्व होने वाले सब्सटेंस को, ठीक है, और वो हमारे पास कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये हमारे पास बेसिकली दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तभी कोई भी चीज जो है वो एक फिक्स पॉइंट पर घूम रही होती है। चलिए अब बात करते हैं चार्ज पर। आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स से भी इसी चीज को चार्ज पर जब अप्लाई किया था तो हमें क्या कहा था कि अगर कोई दो चार्ज, ठीक है, एक चार्ज फिक्स हो और दूसरा उसके पास रिवॉल्व हो रहा हो तो उनके दरमियान भी जो है वो क्या चीज होती है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, यह चीज अगर चार्ज में होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हमारे पास जो है ये फोर्स बराबर होती है किस चीज के, F इज इक्वल टू के ZE इंटू E। E क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस का चार्ज है और ये E हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये बराबर होता है हमारे पास R स्क्वायर, यानी डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पर बेसिकली ये जो K होता है, ठीक है, ये K हमारे पास कांस्टेंट है और ये बराबर होता है किस चीज के, 1/4 पाई E नॉट के। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, ये चीज हमारे पास बन जाएगी F इज इक्वल टू, अब K नहीं लिखेंगे बल्कि K की बजाय अगर हम इसको इस तरह लिख दें ZE स्क्वायर। E स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास E है और यहाँ पर भी हमारे पास E है, ठीक है, तो E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अब क्या हो गई
फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कूलम्स के मुताबिक थी। अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एक दूसरी फोर्स भी इस पर एक्ट कर रही है जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच रही है। ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स also act on electrons, और वो हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास होगी F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है भाई, ये इसके बराबर है बेसिकली। अब यहाँ पर क्या चीज है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे पता ये एक दूसरे के बराबर हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, ना ये इस तरफ मूव हो रहा है ना इस तरफ। इसका मतलब कि हमारे पास बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो उस हिसाब से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई e नॉट r स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई कि हमारे पास क्या है, हमने इन दोनों को सेम कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर मैं इस r को यहाँ इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊं तो आपको पता है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी mv स्क्वायर इज इक्वल टू ze स्क्वायर, और यहाँ r आ गया ये वाला, और ये हो गया 4 पाई e नॉट r स्क्वायर। आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर r स्क्वायर है और ऊपर जो है वो r है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से जो है वो बेसिकली हमारे पास स्क्वायर भी वन रह जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी mv स्क्वायर इज इक्वल टू ze स्क्वायर 4 पाई e नॉट। अच्छा जी, हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है, और रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लेकर आएंगे और इसको यहाँ लेकर आएंगे। तो ये क्या होगा बेसिकली r इज इक्वल टू, देखिए मैंने ये r जो है वो बेसिकली यहाँ पर किया है, और ये जो mv स्क्वायर है ये r की जगह पर चला जाएगा। ये हो जाएगा ze स्क्वायर ऑन 4 पाई e नॉट mv स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन आ गई है जो कि r की है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो है वो इक्वेशन कंप्लीट नहीं होती। अब हम इसको जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ से आगे क्या होगा, हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी हमारे पास क्या चीज होती है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अच्छा, यहाँ पर हम v को यहीं पर रखेंगे और mr को ले जाएंगे इस तरफ। जब हम mr को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr। ये हमारे पास इस तरीके से मौजूद हो गया। ठीक है, अब यानी कि ये हमारे पास एक तरीके से वैल्यू आ गई किस चीज की, हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमने कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, यानी कि यहाँ भी स्क्वायर आ जाए यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाए। यूं कह ले अगर हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब देखिए जब हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। ठीक है, बाकी पाई स्क्वायर, m स्क्वायर और r स्क्वायर। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई v की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो हमने रेडियस निकाला था यहाँ पर,
ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये जो v स्क्वायर है, इसमें ये वाले v स्क्वायर की जो है वो हम वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगर मैं इस इक्वेशन का नाम रख दूं कि ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे फिर इसके सेंटेंस के लिए, हम ये बात बोलेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर ऑन इक्वेशन इन इक्वेशन 1। अब बेसिकली हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसमें हम जो है वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास हो जाएगी r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई E नॉट m। अब m के बाद जो v स्क्वायर है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए हमारे पास अगर मैं इसको ब्रैकेट में करके लिखूं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जब हमारे पास फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके की कभी जो है वो हमारे पास कंडीशन आती है a डिवाइडेड बाय b, और ये जो b होता है बेसिकली ये भी हमारे पास जो है वो c और अपॉन d के बराबर हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह कर देते हैं a अपॉन b। अब d नीचे आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके d अपॉन c कर देते हैं, यानी नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे, इस तरह करके मल्टीप्लाई में ले आते हैं। ये मैथ्स का रूल है, ठीक है। वही रूल अगर जो है वो हम अप्लाई करेंगे इस चीज पर, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यही चीज इस तरीके से बन जाएगी r इज इक्वल टू, अब देखें भाई ZE स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर, ये सब ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ओके ये सब ऊपर चला गया, और जो चीज नीचे है वो हमारे पास नीचे ही रहेगी 4 पाई E नॉट m, इसके अलावा n स्क्वायर और h स्क्वायर, ये चीज जो है वो हमारे पास इस तरीके से रह गई है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस r स्क्वायर को यहाँ लेकर आएंगे ताकि हमारे पास जो है वो ये कट हो जाए, क्योंकि इसको कट करना भी जरूरी है, और जो चीजें कट हो रही हैं वो कट कर देंगे। 4 पाई यहाँ से कट हो गया, यहाँ से 4 कट हो गया, 1 पाई यहाँ से कट हो गया, यहाँ से इसका स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है, m यहाँ से कट हो गया, यहाँ से स्क्वायर कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास और कुछ भी कट नहीं हो रहा। अच्छा अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो चीज बच गई है उसको उसी तरह लिखेंगे, और इसके अलावा जो r स्क्वायर है यहाँ पर वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पर है इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r अपॉन r स्क्वायर। अब देखें यहाँ ZE स्क्वायर बच गया हमारे पास, ठीक है, 4 तो रिमूव हो चुका है, पूरा पाई बच चुका है हमारे पास, इसके अलावा यहाँ m बच चुका है, और यहाँ पर क्या चीज बची है हमारे पास, E नॉट N2 H2, ये हमारे पास टोटल जो है वो चीजें बची हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है ये हो जाएगा यहाँ से कट, और ये इसका 1 अपॉन r होगा। अब 1 अपॉन r बेसिकली क्या है, तो इस 1 अपॉन r को भी चले अगर मैं इसको इस तरह करके लिख दूं, ये यूं करके बन जाएगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर पाई m अपॉन E नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रेडियस मालूम करना है, इसको जो है वो इस तरीके से इक्वेशन को सेट करेंगे। इक्वेशन सेट होगी, r हमने इन्वर्ट कर दिया तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू E नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZE स्क्वायर बाय m, ठीक है भाई, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली इसका रेडियस आ जाता है। तो वैसे तो ये इक्वेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है, जब हम इसका रेडियस मालूम करते हैं हम कहते हैं जी रेडियस निकल गया बॉर्ड्स का, लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या चीज आती है, हमारे पास आता है एक चेंज, और वो चेंज क्या है कि हमारे पास क्या है यहाँ पर a नॉट बराबर होता है किस चीज के, E नॉट h स्क्वायर अपॉन ZE स्क्वायर पाई m, इसके बराबर, यानी कि E नॉट h स्क्वायर ZE स्क्वायर पाई m। अगर इसकी जगह पर, इन तमाम चीजों की जगह पर ये a नॉट लिख दिया जाए तो हमारे पास यही इक्वेशन बचेगी, r इज इक्वल टू a नॉट,
ठीक है, और ये n स्क्वायर, इसके बराबर हमारे पास जो है वो ये r की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, ये दोनों तरीकों से हमारे पास जो है वो बेसिकली इसका रेडियस, यूं अगर ये रेडियस इक्वेशन कहलाती है और ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर देखा जाए ये सब कांस्टेंट ही है। ये हमारे पास वैक्यूम प्रिमिटिव है, इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल, n हमारे पास नंबर ऑफ शेल को शो करता है। h हमारे पास जो है वो बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट है। z आपको पता है कि ये हमारे पास चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो यहाँ से z स्क्वायर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पाई की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट होती है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के मास की। तो ये होल आपके पास जो है वो क्या चीज आती है, डेरिवेशन एंड कैलकुलेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ होता है कि इसकी जो है वो वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, इसकी वैल्यू दी हुई होती है कि अगर वो दूसरे शेल में है या तीसरे शेल में है या चौथे शेल में है तो क्या होगा। तो इसकी वैल्यू के साथ हम बेसिकली नंबर ऑफ शेल का स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर लेने के बाद जो है वो इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, कई कई केसेस में हमारे पास, चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन के लिए यूज हुआ था, वरना ये हमारे पास डिवाइडेड बाय जेड भी करते हैं। डिवाइडेड बाय जेड क्यों, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर हाइड्रोजन के केस की बात करें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो नीचे अगर 1 लिखो ना लिखो बात बराबर ही होती है, तो इसलिए इसे मेंशन नहीं करते। ठीक है, सो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो आपको समझ में आया तो अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।